नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ आज सामाजिक न्याय राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक में से। विद्यार्थियों, हम आज सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ेंगे और सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है कि समाज में रहने वाले लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। तो विद्यार्थियों, न्याय जो है हमारे सभ्य समाज की प्राथमिक आवश्यकता है और न्याय के अभाव में हम एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रस्तावना में न्याय को या सामाजिक न्याय को प्रेम के साथ समझाया गया है। जिस प्रकार से प्रेम के बहुत से रंग होते हैं, उनकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं होता, उसी प्रकार से सामाजिक न्याय के बारे में या सामाजिक न्याय की परिभाषा हम ठीक ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम अपनी अंतर्दृष्टि से ये समझ लेते हैं कि प्रेम का क्या मतलब होता है, उसी तरह से हम न्याय के बारे में भी हमारी एक सहज अनुभूति हो जाती है कि न्याय क्या है। हालांकि हो सकता है कि हम इसकी परिभाषा ठीक प्रकार से नहीं दे पाए, लेकिन इस मायने में न्याय भी बहुत हद तक एक तरह से प्रेम जैसा ही बताया गया है। इसके अतिरिक्त प्रेम और न्याय दोनों अपने समर्थकों में भाव प्रवण अनुक्रियाएं पैदा करता है। जैसे प्रेम को वैसे ही न्याय को भी बुरा नहीं कहा जाता। प्रत्येक इंसान अपने लिए कुछ हद तक बाकियों के लिए भी न्याय चाहता है, मतलब कुछ हद तक अपने लिए और कुछ हद तक औरों के लिए भी न्याय की कामना करता है। जिस प्रकार से प्रेम और न्याय में एक अंतर भी है, और प्रेम उन लोगों से हमारे रिश्तों का एक पहलू है जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, और न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से होता है, जिनके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों को बंटवारा किया जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, इस पुस्तक में न्याय को, सामाजिक न्याय को प्रेम से आंका गया है। जिस प्रकार से हम प्रेम को अलग अलग प्रकार की उसकी व्याख्याएं करते हैं, उसको हम अलग अलग प्रकार से समझते हैं, उसी प्रकार से न्याय शब्द को भी हम समाज में रहकर अलग अलग प्रकार से उसको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसकी सटीक परिभाषा दे पाना असंभव है। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम सामाजिक न्याय की अवधारणा से जुड़े हुए कुछ मुद्दों की जानकारी हम लेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि न्याय के उन सिद्धांतों को पहचानेंगे जो अलग अलग समाजों और अलग अलग समय में सामने रखे गए। आज आप समझ पाएंगे कि वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है। इसमें इस अध्याय में आप समझेंगे, और रॉल्स के तर्क को हम चर्चा करेंगे, और निष्पक्ष और न्यायपरक समाज सभी सदस्यों के हित में होता है और इसे तार्किक आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। विद्यार्थियों, हमने प्रथम अध्याय में भी न्याय के बारे में हमने बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी कि न्याय, पॉलीमार्कस जो है न्याय को कहता है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में होता है, और थ्रेसिमेकस कहता है कि न्याय शक्तिशाली का हित ही न्याय होता है, और इसी प्रकार से ग्लॉकॉन है, वो कहता है कि न्याय भय की उपज है और शक्तिशालियों से दुर्बलों की रक्षा के लिए उसे बनाया गया है। तो समाज में न्याय की जो व्यवस्था है सामाजिक आधार पर आंकी जाती है। प्रत्येक विचारक अलग अलग तरीके से न्याय को परिभाषित करता है। इन सभी को हम इसमें देखेंगे कि तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ता है, भले ही इन्होंने इस अवधारणा की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीकों से की हो। जैसे प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, और धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। मतलब इसका अर्थ यह है कि राजा यदि जनता के लिए न्यायोचित कार्य करेगा, जिसमें न्यायोचित कार्य में क्या आएगा, समाज का कल्याण करना, और यह समाज का कल्याण करना राजा का प्राथमिक धर्म है, और इसी धर्म को राजा का न्याय समझा जाता था। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का तर्क था कि गलत करने वालों को दंडित कर भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। इसी प्रकार से ईसा पूर्व 4वीं सदी के एथेंस, यूनान में प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दों पर भी चर्चा करी। सुकरात और उनके युवा मित्रों, जिसमें ग्लाउकॉन, एडिमंड्स के बीच लंबी वार्ता के जरिए प्लेटो ने दिखाया कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए, और उन नौजवानों ने सुकरात से पूछा कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। उनका आकलन यह था कि जो अन्यायी है वे न्यायी लोगों से ज्यादा बेहतर स्थिति में है,
जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, कर चुकाने से कतराते हैं और झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, वे अक्सर उन लोगों से ज्यादा सफल होते हैं जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं। तो इन्होंने ये बताने का प्रयास किया, जैसे कि सुकरात और उनके युवा मित्रों के बीच में जिस प्रकार से डिस्कशन चलता था, लंबी लंबी वार्ताएं चलती थी, और उनमें ये जानने का प्रयास किया कि ये बताना चाहते हैं कि समाज में रहने वाला जो व्यक्ति है किस प्रकार से कानून को तोड़ता है, मरोड़ता है, कर को नहीं चुकाता है और झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेता है, और उसके बावजूद भी वह एक सफल व्यक्ति बन जाता है। किनके मुकाबले? जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, जो न्याय के रास्ते पे चलते हैं। तो फिर वापस से संभावना बनती है कि फिर न्याय है क्या, हम न्याय से किस प्रकार से रह सकते हैं समाज में। आपने आज भी लोगों को ऐसी भावना व्यक्त करते हुए सुना होगा, और हम वर्तमान समाज में भी ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार, घूसखोरी, रिश्वतखोरी और कानून को तोड़ना मरोड़ना, अपने हितों को चरितार्थ करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सुकरात ने उन नौजवानों को याद दिलाया कि यदि हर कोई अन्यायी हो जाए और यदि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, तो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं होगी। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है अन्याय से सुरक्षित नहीं रह पाएगा, अन्याय से वह निजात नहीं पाएगा, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, और इससे संभव क्या होगा कि सबको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हमारा दीर्घकालिक हित इसी में है कि हम कानूनों का पालन करें और न्यायी बने। सुकरात ने स्पष्ट किया कहा कि हमें न्याय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है, हम यह देख सकें कि न्याय संगत होना क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया कि न्याय का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि हम अपने मित्रों का भला करें, दुश्मनों का नुकसान करें, अपने हितों के पीछे लगे रहें। न्याय में तमाम लोगों की भलाई निहित होती है। हम अपना हित साधते हुए बाकी के लोगों, जो अन्य लोग हैं, उनके भी हित को साधना हमारा कर्तव्य है, और तभी स्थिति न्यायपूर्ण हो सकती है। जैसे एक डॉक्टर अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, उसी तरह न्याय संगत शासक या सरकार को भी जनता की भलाई के लिए चिंतित रहना चाहिए और उसके लिए कार्य करना चाहिए। जनता की भलाई की सुनिश्चितता में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए। यह विचार कि न्याय में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है, आज भी न्याय की हमारी समझ का महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं सुकरात से ग्लाउकान दी रिपब्लिक में किस प्रकार से वार्ता हुई। वे कहते हैं कि अन्याय करना स्वाभाविक रूप से अच्छा है, अन्याय करना स्वाभाविक रूप से अच्छा है और दुष्टता झेलना बुरा है, लेकिन यह भी भलाई की तुलना में दुष्टता बड़ी होती है, और इसलिए जब लोग अन्याय करने और झेलने दोनों का अनुभव प्राप्त करते हैं, जब वे किसी एक से बचने और दूसरे को पाने में सफल नहीं होते, तब वे सोचते हैं कि दोनों में से कुछ भी न होने के लिए आपस में समझौता करना बेहतर होगा। यहाँ से कानून और आपसी प्रसंविधाएं बनती हैं, और जो कुछ कानून के द्वारा किया जाता है उसे ही कानून सम्मत और न्यायोचित कहा जाता है। प्लेटो के जमाने की तुलना में आज ये समझ जरूर बदली है कि किसी व्यक्ति का प्राप्य क्या है, मतलब वो क्या प्राप्त करना चाहता है और कितना प्राप्त करना चाहता है, यानी वे क्या पाने का अधिकारी है। और आज न्याय की हमारी समझ इस समझ से गहरे से जुड़ी हुई है। मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का प्राप्य क्या है। जर्मन दार्शनिक एमिनुएल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है, तो उनमें से हर एक का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबरी का हक दें या बराबरी की अहमियत दें, तभी समाज में न्याय विद्यमान हो सकता है। अब देखिए, अब समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। न्याय क्या है? समान लोगों के प्रति समान बर्ताव ही न्याय के बारे में बताया गया। इसके अंतर्गत आधुनिक समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति है, लेकिन यह निर्णय करना आसान नहीं कि हर व्यक्ति को उसका प्राप्य कैसे दिया जाए। इस संबंध में कई सिद्धांत पेश किए गए। उनमें से एक है समकक्षों के साथ समान बर्ताव करना, जो एक जैसे हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना। मान लीजिए कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी भी होते हैं। आज अधिकांशतः उदारवादी जनतंत्रों में
कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सब क्या है, नागरिक अधिकार में शामिल है। इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों के उपभोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल है। ये अधिकार व्यक्तियों को राज्य प्रक्रियाओं में भागीदार बनाते हैं। समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। मतलब समान अधिकारों की जब बात की जाती है, समकक्षों के साथ समान बर्ताव की बात की जाती है, तो समाज में जब अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग लिंग के लोग हैं, अलग अलग नस्ल के लोग हैं, तो इस प्रकार से हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सरकार के माध्यम से भी और सामाजिक स्तर पर भी उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, यानी उसका परीक्षण किया जाना चाहिए, और इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं। मतलब हमें समुदाय के आधार पर या इन सभी के आधार पर, जिसमें जाति नस्ल की बात की गई, इन आधार पर हमें भेदभाव नहीं करते हुए हमें उनकी योग्यता को परखना चाहिए, उनके कार्यकलापों को परखना चाहिए। इसलिए अगर भिन्न जातियों के दो व्यक्ति एक ही काम करते हैं, चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम हो, चाहे पिज्जा बांटने का हो, चाहे समान पारिश्रमिक उनको किसी भी प्रकार का कार्य हो, लेकिन अलग जाति है, अलग वर्ग है और एक जैसा कार्य कर रहे हैं, तो एक जैसा ही पारिश्रमिक मिलना चाहिए। इसी प्रकार से ऐसे स्त्री पुरुषों में भी, स्त्री भी अगर वही कार्य कर रही है जो पुरुष कार्य कर रहा है, तो एक समान कार्य एक के लिए एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। यदि किसी काम के लिए एक व्यक्ति को 100 रुपए और दूसरे व्यक्ति को 75 रुपए सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे भिन्न जातियों के हैं, तो ये अनुचित होगा, अन्यायपूर्ण होगा। इसी तरह यदि स्कूल में पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षक से ज्यादा वेतन मिलता है, तो यह फर्क भी जो है नाजायज यानी कि गलत कहलाया जाएगा। तो एक समान कार्य के लिए जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, यानी कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना, ये न्याय कहलाएगा। चाहे वह जाति के आधार पर अलग हो, वर्ग के आधार पर अलग हो, नस्ल के आधार पर अलग हो, लिंग के आधार पर अलग हो, लेकिन एक जैसे कार्य के लिए एक जैसा वेतन ही दिया जाना चाहिए। अब बात आती है समानुपातिक न्याय की। समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। कैसे? अगर आपके स्कूल में यह फैसला किया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बराबर अंक दे दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सबने एक ही परीक्षा दी है, तो आपको कैसा लगेगा? यानी क्या क्या बताया गया, जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव। अब सभी क्लास में सारे विद्यार्थी जो हैं, विद्यार्थी समूह है, पूरे विद्यार्थी हैं, एक जैसे लोग हैं, तो एक जैसे अंक ही सबको दे दिए जाएं, तो कैसी स्थिति होगी? तो वहां पे स्थिति जो है वो कैसी हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा असमंजस वाली हो जाएगी कि जिसको कम नंबर मिलते हैं और जिसको अधिक नंबर मिलते हैं, या जो अधिक बुद्धिमान है, अधिक चातुर्य उसके अंदर है, अधिक विवेक है, तो वे अधिक अंक प्राप्त करेगा। लेकिन जिसके कम विवेक है, कम उसने उत्तर दिए हैं, तो उसको कम अंक मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्या बात बताई गई है, अगर समान अंक दे दिए गए तो स्थिति कैसी हो जाएगी? विवादास्पद हो जाएगी। यहाँ आप ज्यादा यह उचित समझेंगे, यहाँ क्या समझेंगे हम, कि छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता और संभव हो तो इसके लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के अनुसार अंक दिए जाएंगे कि किसकी पुस्तक जो है अधिक गुणवत्तापूर्ण है, कितने अच्छे उत्तर उसने दिए हैं, उसी के आधार पर अंक दिए जाने चाहिए। सबके लिए समान अधिकार की दौड़ में एक ही शुरुआती रेखा निर्धारित करने के बावजूद ऐसे मामलों में न्याय का मतलब होगा कि लोगों को उनके प्रयास के पैमाने और अर्हता के अनुपात में पुरस्कृत किया जाए। मतलब हम जब बात करते हैं समान लोगों के साथ समान व्यवहार की बात करते हैं, समान लोगों के साथ समान अधिकार की बात करते हैं, तब हमें क्या मापना होगा? उनकी गुणवत्ता मापनी होगी, उनकी अर्हता मापनी होगी और उनके द्वारा किए गए प्रयासों को मापना होगा, तभी जाकर के उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अधिकांश लोग सहमत होंगे कि यूं तो लोगों को समान काम का समान दाम मिलना चाहिए, लेकिन किसी काम के लिए वांछित मेहनत, कौशल, संभावित खतरे आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक का निर्धारण उचित और न्यायसंगत होगा। यदि हम इन मानदंडों का इस्तेमाल करें तो हम पाएंगे कि हमारे समाज में कुछ कामगार तबकों को
ऐसे कारकों के मद्देनजर निर्धारित पारिश्रमिक नहीं मिलता, जैसे खनिकों, कुशल कारीगरों, पुलिस कर्मियों जैसे कभी कभी खतरनाक लेकिन सामाजिक रूप से उपयोगी पेशों में लगे लोगों को सदैव वह पारिश्रमिक नहीं मिलता है जो समाज में कुछ अन्य लोगों को होने वाली कमाई की तुलना में न्यायोचित हो। समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत का समानुपातिकता के सिद्धांत के साथ संतुलन बिठाने की जरूरत है, तभी समाज में न्याय स्थापित हो पाएगा। अब इसके बाद बात आती है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल ये न्याय का तीसरा सिद्धांत है। हम समाज के लिए मान्य करते हैं कि वे पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों के विशेष जरूरतों का भी ख्याल रखें और इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है और समाज के सदस्यों के रूप में लोगों की बुनियादी हैसियत और अधिकारों के लिहाज से न्याय के लिए यह जरूरी हो सकता है कि लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, लेकिन लोगों के बीच भेदभाव न करना और उनकी मेहनत के अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक देना भी यह सुनिश्चित करने के लिए शायद पर्याप्त नहीं हो कि समाज में अपने जीवन के अन्य संदर्भों में भी लोग समानता का उपभोग करें या समाज समग्र रूप से न्यायपूर्ण हो जाए। लोगों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखने के सिद्धांत समान बर्ताव के सिद्धांत की अनिवार्यता खंडित नहीं बल्कि उसका विस्तार ही करता है। मतलब क्या बताया गया इसमें ये बताया गया है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव की बात जो इसमें बताई गई है, लेकिन यदि हम देखें समाज में कि कुछ लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना और उनकी मेहनत के अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक देना यह सुनिश्चित करता है कि न्याय प्राप्त होगा, लेकिन समाज में अपने जीवन के अन्य संदर्भों में लोग समानता का उपभोग करें, इसके लिए क्या स्थिति होगी कि सभी को समग्र रूप से न्यायपूर्ण तरीके से उन्हें न्याय दिया जाए, लोगों की विशेष जरूरतों का ध्यान रखा जाए। समान बर्ताव का सिद्धांत को यह खंडित नहीं करके बल्कि क्या कहता है उसका विस्तार करेगा और समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत में यह अंतर्निहित है कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उन्हें उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए। अब विशेष जरूरतों की बात करें तो विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है, लेकिन इस पर सहमत होना हमेशा आसान नहीं होता कि लोगों को विशेष सहायता देने के लिए उनकी किन असमानताओं को मान्यता दी जाए। शारीरिक विकलांगता, उम्र या अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होना कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें अनेक देशों में विशेष बर्ताव का आधार समझा जाता है। यह माना जाता है कि जीवन यापन और अवसरों के बहुत ऊंचे स्तर का उपभोग करने वाले और उत्पादक जिंदगी जीने के लिए जरूरी न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित लोगों से हर मामले में बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करने पर परिणाम समतावादी और न्यायपूर्ण नहीं बल्कि एक असमान समाज होगा। हमारे देश में आमतौर पर देखा जाता है कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी अन्य सुविधाओं तक पहुंच का अभाव जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से जुड़ा है। इसलिए संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों पर हमारी बहस ने यह संकेत दिया कि सरकारें कभी कभी न्याय के उपरोक्त तीन सिद्धांतों, जिसमें समकक्षों के भी समान बर्ताव की बात की गई है, जैसे एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव, और लोगों को मिलने वाले लाभों को तय करते समय विभिन्न प्रयास तथा कौशलों का मान्यता देना, मतलब कौशल यानी योग्यता को मान्यता देना, और जरूरतमंदों के लिए जीवन के न्यूनतम मानकों और अवसरों का प्रावधान करना, इनके बीच में सामंजस्य बिठाने में कठिनाई महसूस कर सकती है। समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा हो जाता है। योग्यता को पुरस्कृत करने को न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ यह होगा कि हाशिए पर खड़े तबके कई क्षेत्रों में वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे पोषाहार और अच्छी शिक्षा जैसी सुविधाओं तक वे नहीं पहुंच पाते और देश के विभिन्न समूह भिन्न भिन्न नीतियों की तरफदारी कर सकते हैं, जो इस पर निर्भर करता है कि न्याय के किस सिद्धांत पर बल देते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह एक न्यायपरक समाज को बढ़ावा देने के लिए न्याय के विभिन्न सिद्धांतों की भी सामंजस्य स्थापित करे। तो न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? जिसे कार्टून में देखो व्यंग बताया गया है
कि न्याय की देवी आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी रखती है क्योंकि उसे निष्पक्ष रहना है। बिल्कुल ठीक, उसे निष्पक्ष रहना है, लेकिन अगर वह आंखों पर पट्टी बांधे रहेगी तो लोगों की विशेष जरूरतों को कैसे देखेगी। तो इस कार्टून में ये व्यंग किया गया है कि किस प्रकार से पट्टी बांधकर वह न्याय कर पाएगी, किस प्रकार से वह यह देख पाएगी कि किस व्यक्ति को या किन जरूरतमंदों को किस चीज की आवश्यकता है, किसको क्या प्राप्य होना चाहिए, और किस प्रकार से ये तीनों सिद्धांतों को अमल में लाकर समाज में न्याय स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का यह सिद्धांत और समानुपातिक न्याय का सिद्धांत और विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, इन तीनों सिद्धांतों में आपस में सामंजस्य बनने के बाद ही हम न्याय के उस आधार तक पहुंच पाएंगे जहां पर समाज में रह करके हम एक सामाजिक न्याय की बात कर सकते हैं। तो विशेष जरूरतों की विशेष ख्याल की बात, जिसमें हम पिछड़े वर्ग को हम देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम विकलांग लोगों को हम इसमें देख सकते हैं कि इनकी विशेष जरूरतों का ख्याल रखते हुए हम उनको अवसर के वो साधन उनको उपलब्ध कराएं जिससे कि वो अपना विकास कर सकें। अब विद्यार्थियों, बात आती है न्यायपूर्ण बंटवारे की। समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हों। मतलब कानून और नीतियां जो है सभी के ऊपर निष्पक्ष रूप से लागू होंगी तो समाज में न्याय स्थापित होगा। लेकिन इतना काफी नहीं है इससे कुछ ज्यादा करने की भी आवश्यकता हो सकती है। सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से भी है। राष्ट्रों के बीच वितरण का मामला हो या किसी समाज के अंदर विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच वितरण का मामला हो, यदि समाज में गंभीर सामाजिक या आर्थिक असमानताएं होंगी तो क्या होगा, समाज के कुछ प्रमुख संसाधनों का पुनर्वितरण हो और जिनमें नागरिकों को जीने के लिए समतल धरातल मिल सके। अगर सामाजिक आर्थिक असमानताएं होंगी तो हम देख सकते हैं कि समाज न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। तो करना क्या होगा कि संसाधनों का पुनर्वितरण किया जाए और नागरिकों को जीने के लिए समतल धरातल यानी कि वो मूलभूत जरूरतें जो होनी है उनको पूरा किया जाए। मतलब धरातल को समतल किया जाए, समान किया जाए सभी के लिए। इसलिए किसी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए क्या आवश्यक है कि न केवल लोगों के साथ समाज के कानूनों और नीतियों के संदर्भ में समान बर्ताव किया जाए, बल्कि जीवन की स्थितियों और अवसरों के मामले में भी वे कुछ बुनियादी समानता का उपभोग करें। यह हर व्यक्ति के लिए जरूरी माना गया, वह अपने उद्देश्यों के लिए प्रयास कर सके और स्वयं को अभिव्यक्त कर सके। हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया और यह सुनिश्चित किया कि निचली कही जाने वाली जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश, नौकरी और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से नहीं रोका जाना चाहिए। विभिन्न राज्य सरकारों ने जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के अधिक न्यायपूर्ण वितरण के लिए भी भूमि सुधार लागू करने जैसे कदम भी उठाए हैं। समाज में न्याय की स्थापना में से जुड़े कुछ सवाल और भी हमारे सामने खड़े हो सकते हैं। क्या संसाधनों का वितरण और शिक्षा तथा नौकरियों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाए, और यदि हाँ तो कैसे की जाए। ऐसे मामलों में मत भिन्नता समाज में उग्र भावावेश पैदा कर सकती है, कभी कभी हिंसा भी भड़क सकती है। लोग मानने लगते हैं कि उनके और उनके परिवारों का भविष्य दांव पर लग जाएगा। हमें क्रोध, हिंसा के ऐसे मामले याद हैं जो हमारे देश के शैक्षणिक संस्थाओं में या सरकारी नौकरियों में सीट आरक्षण के इस प्रस्तावों से फूटते रहते हैं। यदि हम देखें तो राजनीति सिद्धांत के विद्यार्थी होने के नाते न्याय के सिद्धांत की अपनी समझदारी के आलोक में हमें ठंडे दिमाग से इन मुद्दों की जांच परख करने में समर्थ होना होगा। क्या वंचितों की सहायता की योजनाएं न्याय सिद्धांत की कसौटी पर खरी मानी जा सकती हैं? अगले खंड में हम सुप्रसिद्ध राजनीति दार्शनिक जॉन रॉल्स द्वारा प्रस्तुत न्यायोचित वितरण के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। और रॉल्स ने तर्क दिया कि समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त सदस्यों को सहायता देने की जरूरत स्वीकार करने के लिए बेशक युक्ति संगत औचित्य हो सकता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रॉल्स ने किस प्रकार से इसको न्याय के पुनर्वितरण के सिद्धांत को किस प्रकार से युक्ति संगत बताया और किस प्रकार से औचित्यपूर्ण बताया। इसका विस्तृत अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और
मैं उसका उत्तर दूंगी। और इसके साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हुए आपसे धन्यवाद और नमस्कार करते हैं।